नमस्कार दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम हिंदी के यूनिट 1 में लिख लगे सिलेबस हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सभी लोग ध्यान से समझिएगा और इम्पोर्टेंट लगे तो उसको नोट्स ज़रूर करते रहिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सदा तासी ने किया। गार्सदा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्रमशः 1839 में प्रथम प्रकाशन, दूसरा प्रकाशन 1847 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार रखा। यानी कि अगर जिनका नाम का से स्टार्ट हो रहा है तो वो पहले आएंगे, जिनका नाम खा से हो रहा है वो बाद में आएंगे, और जिनका गा से हो रहा है वो बाद में आएंगे। इस तरह से इन्होंने अपने कवियों का क्रम रखा, वो वर्ण क्रमानुसार अपने कवियों को स्थान रख दिया। इसी क्रम में हम अगले आगे बढ़ते हैं। गार्सदा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के मात्र 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त ये नोट्स हैं कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ जो है महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। यानी ये जो महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह पुस्तक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1873 है। और ये कहाँ से हुई? तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसके बाद हम देखेंगे शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 है। 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र मतलब 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं शिव सिंह सरोज में। इसके बाद हम देखेंगे सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का रचित द मॉडर्न का हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं दोस्तों, आराम से ध्यान से समझते हुए पढ़िएगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम आगे क्वेश्चन भी लाएंगे, क्वेश्चन के से रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा और अपना रिवीजन ढंग से कीजिएगा। तो ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है।
डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी रूपांतर हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया। यानी कि जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक है, इसका डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में इसका अनुवाद किया और इसका प्रकाशन वर्ष 1957 में हुआ इस पुस्तक का, यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पुस्तक का, जिसको डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया। गिरियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। उसके बाद हम देखेंगे विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। यानी कि इन्होंने लगभग 11 कालों में इन्होंने बांटा है, और जिसमें जैसी काल पद्म तुलसीदास का इस तरह से इन्होंने खंडों में विभाजित किया है। जॉर्ज गिरियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में गिरियर्सन ने किया है। 16वीं से 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना। गिरियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है मिस्र बंधुओं ने फिर से समझते हैं। 16वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग मानने का श्रेय, यानी कि मानना गिरियर्सन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कि गिरियर्सन ने 16 से 17वीं शताब्दी को क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है, स्वर्णिम युग कहा है। यह गिरियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे कि मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। इसमें मिस्र बंधु में कौन कौन है, ये बहुत नाम पूछा जाता है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसको याद करने की ट्रिक जैसे मैं याद रखता हूँ वो है, हमने याद रखी GSS। जी से गणेश बिहारी, S से श्याम बिहारी और S से सुखदेव बिहारी। आप लोग भी कोई ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला है मिस्र बंधु विनोद, 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्भाग का 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाशन में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिस्र बंधु विनोद में कवियों को का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, जॉर्ज गिरियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। यानी कि ये प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह संज्ञा से किनको अभिहित किया है, तो आपके नाम हो जाएंगे जॉर्ज गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिस्र बंधुओं के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह से अभिहित किया है। बाद हम पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, पूछा जाता है किसकी कोटेशन है, तो ध्यान से सुनिएगा पढ़िएगा। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की
चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसमें पूछ लिया जाता है कि उन्होंने किसका जिक्र नहीं किया है। इसमें एक तो राजनीतिक दे देता है, सामाजिक दे देता है, सांप्रदायिक दे देता है और एक चौथी दे देता है सांस्कृतिक, जिसका इन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो ये कथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। सांस्कृतिक का जिक्र रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक मिश्रित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की संख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। इसमें आपका भक्ति काल को इन्होंने 2 शाखाओं में बांटा। लिखते हैं भक्ति काल, इसकी 2 शाखाएं निकाली। एक हो गई निर्गुण भक्ति, एक हो गई इधर सगुण भक्ति। निर्गुण को 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ऐसे ही दूसरों सगुण को भी 2 भागों में बांटा, राम भक्ति शाखा और ज्ञानाश्रयी राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ये आपकी हो गई निर्गुण भक्ति की दोनों की शाखा की, और ये दोनों आपकी हो गई सगुण भक्ति शाखा की शाखाएं। इस तरह उन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ईस्वी में FE ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। दोस्तों, ये जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं और इनका प्रकाशन वर्ष और लेखक का हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें से आपको याद करवाएंगे विद ट्रिक से। इसमें हम समझेंगे और समझते हुए आगे को पढ़ते चलेंगे, समझते रहेंगे। तज़किरा ए शुअराए हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया। इस ग्रंथ की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस ग्रंथ में पहली बार काल क्रम का ध्यान रखा गया और उस ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए शुअराए हिंद। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी के, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की क्रमशः रचना की है। पहला हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से प्रकाशित हुआ, लिखा। उसके बाद आचार्य द्विवेदी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ 1938 ईस्वी में लिखी ये पुस्तक लिखी। इसमें
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशन 1938 जो मैं ऊपर बताकर आया हूँ में हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में, यानी ये जो आलोचनात्मक इतिहास का है, इसके ग्रंथ में 693 से 1693 तक की कालावधि संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है अपनी इस पुस्तक में। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नागरिक प्रचारी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है और इसके सभी 16 खंडों को हम अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और PDF इसकी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके दोस्तों PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।